देश के अंदर सबसे अधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के एक नए कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें बधाई देता हूं और उनके यशस्वी नेतृत्व में भारत आस्था, अर्थव्यवस्था के सुशासन और समृद्धि के नित नए प्रतिमान को स्थापित करे, इसके लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना भी करता हूं। बहनों और भाइयों, गत 12 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो आज बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके, बिना थके अपनी विरासत को भी, अपने विकास को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि भारत के पास पहले सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन उस सामर्थ्य का एहसास कराने के लिए जिस प्रकार का नेतृत्व चाहिए था, उसका अभाव था। याद करिए, भारत आज से 2000 वर्ष पहले भारत की प्रगति की जब हम चर्चा करते हैं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 44% थी। आज से 400 वर्ष पहले आक्रांताओं और मुगलों के लूटपाट के बावजूद भी भारत की ग्लोबल इकोनॉमी में हिस्सेदारी यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 24% तक थी। लेकिन जब तक हम अपने संसाधनों पर, अपने अन्नदाता किसानों पर, अपने व्यापारियों पर, अपने नौजवानों पर और आधी आबादी के सामर्थ्य पर विश्वास करते थे, तब तक भारत समृद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहा। जब हमने नकल करना प्रारंभ कर दिया, विदेशियों की नकल करना प्रारंभ कर दिया, तो हम लगातार पिछड़ते गए, पिछड़ते गए, पिछड़ते गए और जो कभी भारत दुनिया में धन धान्य के लिए जाना जाता था, अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था, वही भारत विपन्न होते होते जब ये देश आजाद हुआ तब भारत की अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा मात्र 2% रह गया था। आप सोचो ना, दुनिया की हर 18-19 व्यक्ति, 100 में से 18-19 व्यक्ति भारत के अंदर रह रहा है, लेकिन हिस्सेदारी हमारी मात्र 2% रह गई। तो हमें विपन्न होना ही होना था, गरीब होना ही होना था। और आज आपने देखा होगा 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब हमें अपने सामर्थ्य पर विश्वास हुआ, अपने लोगों पर, अपने अन्नदाता किसानों पर विश्वास हुआ, अपने युवाओं की शक्ति पर विश्वास हुआ, नारी गरिमा और उसकी शक्ति पर विश्वास हुआ, अपने व्यापारियों पर विश्वास हुआ, वही भारत आज दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। अब भारत दुनिया की 4थी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है दुनिया का। अब भारत बीमारू नहीं है, विकसित बनने की दिशा में तेजी के साथ दौड़ने वाला भारत है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, अन्नदाता समृद्ध होगा कब? कौन कारक थे जिसने हमारे अन्नदाता किसानों को इतनी समृद्ध भूमि होने, इतना जल संसाधन होने के बावजूद भी विपन्न बना करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया? वे कौन से कारक थे?
आप मुझे बताइए, आप कोई व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में आप खरीद रहे हैं सामान को 5 रुपये में, और आपको उसका दाम कोई बोले मार्केट में उसका दाम आपको मिले मात्र 4.25 रुपये या 5 ही रुपये भी मिल गया, तो क्या आप लाभांश में रहेंगे? नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। अगर 4.25 मिला तो घर से लगाना पड़ेगा, 5 भी मिला तो आपकी अपनी मजदूरी, अपनी मेहनत कहां गई? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कौन उठाएगा? जहां आपने अपना प्रतिष्ठान खोला है वहां का खर्चा कौन उठाएगा? स्वाभाविक रूप से आप घाटे पे रहेंगे। आपको मुनाफा कमाने के लिए क्या करना होता है? अगर 5 रुपये में आपने सामान खरीदा है तो उसके साथ आप जोड़ते हैं अपनी मेहनत को, उसके साथ जोड़ते हैं आप दुकान की कीमत को या प्रतिष्ठान की किराए को भी, ट्रांसपोर्टेशन को भी, और फिर जो लागत आती है तब उसने 6 रुपये आता है, आपने 10% और बढ़ा करके आपने उसकी लागत बना करके बेचा, तो आप लाभ में भी रहेंगे और व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। खेती के लिए भी यही नियम लागू होता है। क्यों 14 के पहले किसान आत्महत्या कर रहा था? क्योंकि लागत ज्यादा थी और उत्पादन कम होता था और उससे कम पैसा किसान को मिलता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने कहा लागत का मिनिमम 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिले, 1.5 गुना दाम, सारा खर्चा निकल सके उसका, सम विषम परिस्थितियों में वह उस कार्य को आगे बढ़ा सके। ये देने की गारंटी आजाद भारत में किसी ने की है? मोदी जी ने की है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। परिणाम है 2004 से लेकर 2014 के बीच में जिस देश में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है, 14 के बाद उसमें विराम लगा। जब पहली बार आपने देखा होगा सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से धरती माता की स्वास्थ्य का परीक्षण शुरू हुआ। प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फसल की गारंटी की सुरक्षा मिली, आपदा में गारंटी की सुरक्षा मिली। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली। पहली बार अन्नदाता किसान के लिए प्रोक्योरमेंट के सेंटर स्थापित हुए और पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई। यानी एक एक कड़ी को जोड़ते गए आपको जो फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस बैग की कीमत होती है 4,000 रुपए। यहां पे यूरिया का दाम आपको मिलता है उसका 1/4 से भी कम में। यह सारी सब्सिडी भारत सरकार भरती है। मोदी जी ने अन्नदाता किसानों के लिए दिया है कि अन्नदाता किसान बदहाल न हो बल्कि समृद्ध हो, इसके लिए प्रयास किया। लेकिन जो 1,000 रुपए या 1,200 रुपए या 300 रुपए आप केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड में खर्च कर रहे हैं प्रति एकड़, और प्रति एकड़ अगर आप उसकी लागत देखेंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर में एक किसान कम से कम 10,000 से 12,000 रुपए खर्च करता है। अगर उससे उसका उत्पादन होकर के किसान की मेहनत को नहीं भी जोड़ें तब भी हम उसके साथ जोड़ते हैं तो वह 25,000 या 30,000 रुपए कमाता है और 10 से 12,000 रुपए की लागत आती है, तो उसका कुल साल भर में मुनाफा पड़ जाता है। कुल साल भर की जो लागत आती है वह बामुश्किल 10,000 रुपए भी उसको नहीं मिलती, ये भी नहीं मिलता।
दूसरा, आपका जो प्रोडक्ट है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से ये जो उत्पादन होता है, ये दुनिया के मार्केट में ये अप्रूव नहीं होता है, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर की मात्रा ज्यादा होती है, केमिकल की मात्रा या पेस्टिसाइड होने के कारण उसको लोग अनफिट कर देते हैं। अब इससे बचाव के लिए मोदी जी ने एक नया तरीका बताया। उन्होंने कहा इसका तरीका है कि हम जहर मुक्त खेती करें। आप मुझे बताओ ना, कितना खर्चा आता है? एक तो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और केमिकल पे आपका खर्चा लग रहा है। दूसरा, जो उसके साइड इफेक्ट है, आज से 30 साल पहले तक किडनी खराब होने के मामले नहीं आते थे। आप देख लीजिए, कोई भी आप मालूम कर लीजिए, किडनी खराब नहीं होती थी, व्यक्ति मस्त रहता था, हैंडपंप का पानी पीता था, तालाब का पानी पी लेता था, मेहनत करता था, कोई समस्या नहीं थी। आज आप देखिए, हर मोहल्ले में 2-3 आपको किडनी के पेशेंट मिलेंगे। किसी की किडनी खराब है, किसी की डायलिसिस हो रही है, किसी की किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए आ रहा है, लीवर सिरोसिस के मामले सामने आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर के मामले सामने आ रहे हैं, ब्लड शुगर के मामले तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। ये सब बीमारी कहां? उस बेचारी की थोड़े गलती है, उसके खान पान में सब चीजें शामिल कर दी गई हैं जो उसके साथ बीमारी भी लेकर के आ रही है। यही पेस्टिसाइड का साइड इफेक्ट कहां है? किडनी फेल्योर के रूप में। हम उस बीमार बेचारे को कोसते हैं कि पता नहीं इसने क्या क्या। गलती उसकी नहीं है, गलती उस सिस्टम की है जो जहर खिला रहा है अन्न के नाम पर। अन्न के नाम पर जहर, इतना केमिकल, इतना फर्टिलाइजर, इतना पेस्टिसाइड डाला जाता है और खाद्यान्न कम, जहर ज्यादा हो जा रहा है। और इसी से बचाव के लिए मोदी जी ने कहा कि भाई देखो, क्वालिटी ऑफ लाइफ महत्वपूर्ण है। जान है तो जहान है, और इसका उपाय है कि देखो, दवा में भी आप खर्च करते हैं और खेती, धरती माता के स्वास्थ्य को बिगाड़ने में भी हम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का भी खर्चा कर रहे हैं। अगर हम इसका उपयोग बंद करके प्राकृतिक खेती की तरफ चले, गौ आधारित खेती की तरफ चले, तो प्रति एकड़ ही आपकी 10 से 12 हजार रुपए की पहली बचत तो यहां से शुरू होती है। दूसरा, जब 10 से 12 हजार रुपए की बचत यहां से होती है तो शुद्ध मुनाफा आपका। अब इसके बाद जो मुनाफा आपके पास बचा तो वह आपकी समृद्धि का कारण इसलिए बनेगा कि दवा का खर्चा भी बच जाएगा। और ठीक है, आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री राहत को उससे पैसा दे दिया जा रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। एक व्यक्ति बीमार होता है, पूरा परिवार तबाह होता है, परेशान होता है। उस व्यक्ति की ऊर्जा और प्रतिभा जो समृद्धि में लगनी चाहिए थी, समाज का मार्गदर्शन करने में लगनी चाहिए थी, वो बेचारा अपनी बीमारी से परेशान रहता है। तनाव अलग, बीमारी एक पर, तनाव पूरे परिवार पर होती है। वह खर्चा भी बचेगा, वह अपनी मेहनत का उपयोग देश और समाज के लिए बहुत कुछ देने में लगा सकता है। और इसके लिए मोदी जी ने कहा कि भाई आप प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाइए, इसको प्रोत्साहित करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि पिछले 4-5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ किए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 34 जिले ऐसे हैं जो गौ आधारित खेती करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, और सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसको मदद कर रही है। गंगा, महागंगा के किनारे के जितने भी
जितने भी 27 जनपद हैं, इन 27 जनपदों को और 7 जनपद हैं जो बुंदेलखंड के हैं, इनको हमने प्राकृतिक खेती के लिए चिन्हित किया। मैं पिछले दिनों बुंदेलखंड के किसानों के साथ बात कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बुंदेलखंड के किसानों ने इसमें बहुत अच्छी प्रगति की। हां, कुछ चीजें हैं जिस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता तेजी के साथ। एक, हमें जो भी हमारी नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है, उसके प्रोडक्ट को, उसके सर्टिफिकेशन की कार्रवाई को आसान बनाने के लिए और उसकी पैकेजिंग करके उसकी मार्केटिंग तक पहुंचाने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करना है। कुछ कार्य प्रारंभ हुए हैं। हमने कृषि मंडियों में व्यवस्था की है कि प्राकृतिक खेती से जो प्रोडक्ट पैदा हो रहा है, उसके बीज से लेकर के फसल तैयार होने तक उसके सर्टिफिकेशन के कार्य, और फिर उसके लिए शोरूम बनाना और उसको मार्केट तक पहुंचाने की व्यवस्था करना। भाई, अगर हमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से युक्त खाद्यान्न 40 रुपए में मिल रहा है और प्राकृतिक खेती से वही सामान हमें 50 रुपए में मिलता है, तो हमें 50 रुपए को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वह रोग मुक्त है और विषाणु से मुक्त है, जहर से मुक्त है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक करेगा, हमारे जीवन को स्वस्थ रखेगा। एक कार्य तो यह हो जाएगा, और दूसरा कार्य क्या? हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिया। आप मुझे बताइए, भारत के अंदर भारत का कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा या भारत के अंदर जन्मी भी जो भी उपासना विधियां हैं, वे वैदिक परंपरा को मानने वाले होंगे, बौद्ध होंगे, जैनी होंगे, सिख होंगे, या किसी भी पंथ और संप्रदाय से जुड़े होंगे, उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो गौ माता की उपासना न करता हो? भारत के अंदर जन्मा हुआ हर व्यक्ति गौ माता की पूजा करता है, गौ माता को अपने जीवन का हिस्सा मानता है, अपने परिवार का हिस्सा मानता है और उसके प्रति पूरी श्रद्धा का भाव रखता है। अनेक उदाहरण आपके सामने हैं, सिख गुरुओं के इतिहास हैं आपके सामने। जब कोई आक्रांता गौ हत्या करता था या कोई कसाई गौ माता की हत्या कर रहा है, तो सिख वीरों ने वहीं पर उसका काम तमाम करने का काम भी किया है जो गौ माता की हत्या कर रहा है। ये उन कालखंड में जब देश गुलाम था, विदेशी आक्रांताओं के साये में जब देश जी रहा था। गौ आधारित खेती, उस गौ माता पर आधारित खेती होती है तो गौ माता की रक्षा भी करती है, यानी पुण्य का भागीदार भी हमें बनाती है। आज लोगों ने खेती बाड़ी से अपने आप को दूर करने का प्रयास किया, शॉर्टकट का रास्ता अपना दिया, परिणाम भी हम भुगत रहे हैं। बैलों का उपयोग करना बंद कर दिया, गाय का दूध पिएंगे और सड़कों पे छोड़ देंगे, और वो फसल नुकसान पहुंचाएंगे तो गाली मुझे देंगे। आप सोचो ना, दूध पिएंगे हो और खेत में अगर बैल या गाय चली गई तो गाली मुझे देंगे। आप मुझे भाई, हम यूपी के अंदर हमने, ये हमारा संकल्प भी है, क्योंकि हमारा संस्कार है कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। गौ माता को कटने नहीं देंगे और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे, और उसी संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, मैंने देखा हम लोगों ने प्रयास किया, लोग कम से कम इसके बारे में जागरूक हो, नहीं किए तो हमने कहा सरकार के स्तर पर करेंगे।
आए थे सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि जो मंच पर हमारे विधायक गण बैठे हैं, कृषि मंत्री जी भी आए, क्योंकि उन्होंने भी पशु, लखनऊ में तो उन्होंने गाय पाली हुई है। कृषि मंत्री जी के घर में गाय हैं और बहुत अच्छी नस्ल की गाय हैं, सरप्लस दूध है। लेकिन ये भी बोलते थे कि देखिए आपने बैन कर दिया कि गौ तस्करी नहीं होगी, इलीगल स्लॉटरिंग हम बंद कराएंगे, हमने बंद करवा दिया। अब खेती को नुकसान हो रहा है तो खेती में मैं कृषि मंत्री होने के नाते नुकसान हमारा हो रहा है, तो मैंने कहा गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन विकल्प हम दे रहे हैं। हमने 3 विकल्प दिए थे। एक, राज्य सरकार निराश्रित गौ आश्रय स्थल बनाएगी, और मुझे प्रसन्नता है 14 लाख गौवंश 7,700 से अधिक गौशालाओं में वर्तमान में रह रहे हैं, उनकी देखभाल राज्य सरकार करती है। दूसरा, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में हमने अन्नदाता किसानों से कहा कि आप 4 गौवंश कोई भी ले लें, बछड़े हैं, गाय है, बछिया है, जिसको भी आप रखना चाहते हैं रखिए, हम आपको पैसा देंगे। एक गाय पे 1500 रुपया महीना हम देंगे, एक गाय पे 1500। अगर 4 रखेंगे तो 6000 रुपया देंगे, लेकिन देखभाल ठीक होनी चाहिए, स्वस्थ रहनी चाहिए, मजबूत रहनी चाहिए, गाय बीमार नहीं दिखनी चाहिए। उसको हमने सहभागिता योजना के अंतर्गत किया। लगभग 1.5 लाख के आसपास हमारे पास किसानों ने ऐसी गायों को रखा है, ऐसा गौवंश रखा है। और तीसरी है कुपोषित परिवारों के लिए। देखिए, समाज में अगर कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ है, अभावग्रस्त है, कोई बच्चा कुपोषित है, ये कुपोषण का शिकार केवल वह परिवार नहीं है, समाज की विकृति का भी परिणाम ये बताता है। हमारी संवेदना उस परिवार के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि वह बच्चा एक परिवार का बच्चा हो सकता है, लेकिन वह धरोहर है हमारे समाज की भी और देश की भी। इसलिए उसको स्वस्थ जीवन जीने का पूरा अधिकार होना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा सहभागिता योजना, एक स्कीम हमने कुपोषित माता के लिए और बच्चे के लिए रखी है कि हमारी निराश्रित गौआश्रय स्थल पर जो ये गाय हैं, इन गाय में से कोई गाय अगर ब्याई हुई गाय है, उस गाय को वह परिवार ले ले, उसकी देखभाल करें, दूध वो पी ले, उसकी देखभाल करें, उसके लिए भी हम उसको 1500 रुपया महीना उस गाय के लिए चारा के लिए उपलब्ध करवाएंगे। हम करवा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लगभग 1 लाख के आसपास गोवंश इस आधार पर भी हम लोगों ने दिए हैं, और लोग उसके माध्यम से उन परिवारों तक पहुंच रहे हैं, उन परिवारों तक दूध भी मिल जा रहा है, क्योंकि देसी गाय का दूध होगा तो हिष्ट पुष्ट होगा, कम दूध देती है लेकिन मजबूत होता है। अगर यही गोवंश को हम ठीक ढंग से इसको कर लें, एक गाय, देसी नस्ल की गाय, एक वर्ष में कई एकड़ खेती को प्राकृतिक खेती के लिए, वह फर्टिलाइजर के रूप में भी, पेस्टिसाइड के रूप में भी, केमिकल के रूप में भी जो प्रोडक्ट देती है, वह एक गाय के गोबर से, एक गाय से कई एकड़ खेती के लिए प्राप्त हो जाता है। और इसमें जो भी खर्चा आना है, प्राकृतिक खेती से संबंधित जो पुस्तक अभी यहां साही जी ने मुझे उपलब्ध कराई है, आचार्य देवव्रत जी का, जो हमारे माननीय राज्यपाल हैं गुजरात के, उन्होंने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया, अभिनंदनीय कार्य किया। वे आए भी थे 2 वर्ष पहले यहां, 3 वर्ष पहले यहां आए भी थे, इसी विश्वविद्यालय में हम उनके साथ आए भी थे। बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। सरदेव पालेकर जी ने भी इसमें बहुत अच्छा काम किया।
उन्होंने इसको प्रोत्साहित किया। यानी इसमें मार्केट से कुछ भी खरीदना नहीं, जो अन्नदाता किसान के खेत में पैदा होता उसी से होना है। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, कोई भी दलहन, गुड़ और पानी, इन सबको मिलाकर के अगर आप जीवामृत बनाते हैं, उसका छिड़काव करते हैं, समय के अनुरूप बीज का शोधन करते हैं और वहां से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, तो यह प्राकृतिक खेती की शुरुआत प्रारंभ कर देता है। प्रारंभ में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, और अन्नदाता किसान के लिए मेहनत करना कोई कठिन काम नहीं है। वह जब पसीना बहाता है तब धरती माता से वो सोना उगलने का काम करता है, तो उसके लिए मेहनत कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उसकी लागत भी कम होगी और वह समाज को बीमारी से भी मुक्त कर देगा। यह काम करने की आज की आवश्यकता है, और मोदी जी इसी बात को कह रहे हैं कि अगर हम विकसित भारत कहते हैं कि 2047 में जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब विकसित भारत की संकल्पना को अगर हमें साकार करना है, तो विकसित भारत में बीमार लोगों की संख्या भी कम हो, स्वस्थ भारत हो, स्वस्थ भारत उसका आधारशिला बने। अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने संसाधनों से और अपनी ऋषि धरोहर और कृषि की परंपरा में गौ आधारित खेती भी उसका आधार बने, और इसको ध्यान में रख करके अगर हम कार्य करेंगे तो परिणाम आएगा। उसी परिणाम को लाने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है, प्राकृतिक खेती पर आधारित कार्यशाला। यह विकसित भारत की आधारशिला बनाने के लिए। भारत विकसित होगा तब, उत्तर प्रदेश विकसित होगा जब, उत्तर प्रदेश विकसित होगा तब जब कानपुर विकसित होगा। कानपुर विकसित तब होगा जब यहां का अन्नदाता किसान विकसित होगा, जब यहां का अन्नदाता किसान समृद्ध होगा, यहां का व्यापारी समृद्ध होगा, यहां का कारीगर समृद्ध होगा, यहां के हर चेहरे पर खुशहाली हो, हर युवा के हाथ को काम हो, तब कानपुर समृद्ध होगा। और उसी समृद्धि के लिए हमें जो तरीके अपनाने हैं, आत्मनिर्भरता का लक्ष्य स्वावलंबन से होता है, प्रावलंबन से नहीं, दूसरे पर निर्भर रह करके नहीं, अपने स्तर पर प्रयास करना, अपने संसाधनों पर विश्वास करना। याद रखना, मोदी जी जो बात कहते हैं वह एक बहुत दूर दृष्टि की होती है। उन्होंने जब इथेनॉल की बात की, उन्होंने जब बायो कंपोस्ट की बात की, जब उन्होंने कंप्रेस्ड बायोगैस की बात की और जब सीएनजी की बात की, उन्होंने कहा ईंधन का स्रोत तो हमारा अन्नदाता किसान है, हमारी गौमाता है, हम वहां से सीएनजी बनाएं। अन्नदाता किसान अपने खेत की पराली को जलाए ना, उससे सीएनजी और इथेनॉल बनाने में योगदान दे, कंप्रेस्ड बायोगैस बनाए, भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान दें। काम शुरू हुआ। आप देखो कितना बड़ा संबल बना यही। जब वैश्विक ऊर्जा संकट आया, दुनिया तबाह थी, भारत तन करके खड़ा था, भारत उसका सामना कर रहा था। भारत के अंदर महंगाई बढ़ी नहीं, कंट्रोल रही। ये विपक्ष का काम है चिल्लाना, हमेशा चिल्लाता है, चिल्लाता रहेगा, क्योंकि इन्होंने अपने समय में कुछ किया नहीं। लेकिन जब भारत दुनिया के इस वैश्विक संकट में भी उन चुनौतियों का सामना करते हुए काम कर रहा है, ये भारत के अन्नदाता किसान की, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर अन्नदाता किसान की समृद्धि का आधार है। और उस आधार पर आगे बढ़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। यह कार्यशाला सफल हो, विकसित भारत की आधारशिला बने, आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो, यह विकसित भारत की आधारशिला बनने वाले।
इसलिए स्वस्थ जीने का अधिकार सबको मिले, इसकी शुरुआत हमारी खेती से होनी चाहिए। प्राकृतिक खेती उसका आधार बन सकती है, भारत की समृद्धि का आधार बन सकती है। अन्नदाता किसान के मुनाफे को कई गुना बढ़ाने में सहायक हो सकती है, उसकी लागत को कम कर सकती है, उत्पादन को बढ़ा करके उसके मुनाफे को काफी अच्छा समृद्ध कर सकती है। यह प्राकृतिक खेती से संभव है। उस प्राकृतिक खेती की उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कृषि विज्ञान केंद्रों को इसके डेमोन्स्ट्रेशन का आधार बनाया। हमारे बहुत सारे एफपीओज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहां पे प्रदर्शनी भी लगी है, मैंने देखा भी। लेकिन मैं कृषि विभाग से जरूर कहूंगा कि जहां कहीं भी कृषि की प्रदर्शनी लगती है, अभी 12 वर्ष के प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल के उपलक्ष्य में हर प्रखंड स्तर पर जो प्रदर्शनी लग रही है, उस प्रदर्शनी का दायित्व किसी न किसी एफपीओज को दीजिए। यूपी के एफपीओज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी ने मिलेट पे, किसी ने प्राकृतिक खेती पे, किसी ने दलहन पर, किसी ने अन्य उस पर बहुत अच्छे काम किए हैं। उसके बारे में हमें उनके उसको भी डिस्प्ले करना चाहिए। उनके आने जाने लॉजिंग की हम खर्चा दें, व्यवस्था करें, वहां पे उसको डिस्प्ले करें और फिर प्रशिक्षण के साथ लोगों को जोड़ें। अवश्य इसका लाभ होगा।